हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 35, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरी सीरीज में आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद द जीके जीएस, उन सभी का डिस्कशन होगा। अब इस पूरे बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फीचर्स दो ये हैं, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको जॉइन करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, साथ ही में सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। और कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। एंड साथ ही में अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, वो बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे, यानी कि व्हाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ कुछ स्थानों को यहाँ पे रिक्त छोड़ा था, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ पे कुछ अज्ञात तत्व हैं जो कि भविष्य में इनकी खोज यहाँ पर हो जाएगी और फिर उसके बाद ये इन स्थानों पर फिट हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में अपनी आवर्त सारणी पे कुछ-कुछ जगह पे जो कुछ स्थान थे उनको यहाँ पे खाली रखा था। तो किसके लिए? अज्ञात तत्वों के लिए, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो याद रहेगा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान अज्ञात तत्वों के लिए छोड़े थे, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में कुछ ऐसे तत्वों की खोज यहाँ पर होगी जो कि उन स्थानों पर पूरी तरीके से फिट यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अरब सागर से, यानी कि अरेबियन सी से घिरा हुआ है, यानी कि विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी। तो इसमें आप ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड साथ ही में वेस्ट बंगाल। जब आप इंडिया का मैप यहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे इधर की तरफ आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरेबियन सी। अब आप देखोगे इस मैप में इन स्टेट्स के लोकेशन को। बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पर आपको ये वाली लोकेशन, दिस इज आंध्र प्रदेश। फिर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जबकि गुजरात की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये स्टेट आपको गुजरात देखने के लिए मिल जाएगा। अब इन सभी ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो जो गुजरात है वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए हैं। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा अरेबियन सी से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आधारभूत राशियों की इकाइयों को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट आर द यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज कोल्ड। तो बेस जो क्वांटिटीज होती है हमारी साइंस में वो कितनी होती है? वो होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेस क्वांटिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, जिसको हिंदी में मूल या फिर आधारभूत इकाइयों के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ ये तो हमारी 7 होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और इसके अलावा 2 होती है यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट। उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स में नाम आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पे यूनिट है रेडियन,
और एक आती है स्टेरेडियन। रेडियन की बात करें तो ये आती है किसकी? प्लेन एंगल की। और स्टेरेडियन आती है यहाँ पे सॉलिड एंगल की, ठीक है? और बाकी जो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसमें नाम आता है किसका? लाइक लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, साथ ही में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, साथ ही में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट क्या होगी? जैसे बात करें लेंथ की तो इसकी यूनिट है यहाँ पे मीटर, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, टाइम की हो जाएगी यहाँ पे सेकंड, अमाउंट की होगी मोल, टेम्परेचर की बात करते हैं तो केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट ये यहाँ पर हो जाएगी कैंडेला, राइट। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल यूनिट है, इनमें से कौन सी इसकी मतलब एक यूनिट है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड साथ ही में जो दो यहाँ पर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया, जैसे कि बात अगर हम करते हैं किसकी? रेडियन की और साथ ही में स्टेरेडियन की, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और इन सभी से जो और यहाँ पे क्वांटिटीज बनती है, जो यहाँ पे यूनिट्स बनती है, तो उनको हम यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? यानी कि विच ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैदिक चैंटिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव अमंग द रिसाइटेशन स्टाइल्स। तो अगर हम बात करें वैदिक मंत्रोच्चारण में जो घन पाठ है, वो बेसिकली पारंपरिक विधि है जो कि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और सबसे व्यापक मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि घन पाठ, ठीक है? तो ये सबसे मतलब जो इसके वाक्यांश है, जो इसके शब्द हैं, वो काफ़ी जटिल होते हैं और काफ़ी तरीके से इसको क्रम परिवर्तन करके इनको यहाँ पे उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि पारंपरिक विधि है घन पाठ, जो कि सभी पाठ शैलियों में काफ़ी जटिल और काफ़ी व्यापक यहाँ पे ये मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? यानी कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, तो इसका मेंशन आपको हमारे जो संविधान है उसके डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग नंबर 4 और आर्टिकल की बात करें 36 से लेके 51 के बीच में कहाँ से हमने लिया है? आयरलैंड से लिया है। वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। और इसी में जो आर्टिकल है आर्टिकल 51, वही बात करता है किस चीज़ को लेके? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर, ठीक है? तो राज्य का जो इंटरनेशनल पीस है, जो सिक्योरिटी है, उसके बारे में आर्टिकल है 51, जो कि हमारे संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये तो आर्टिकल 51 है। एक आता है आर्टिकल 51 का ए, जिसमें मेंशन है हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? ये हो जाएंगी 11। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 51 में है सिर्फ कौन सा? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान, जबकि 51 ए में यहाँ पर आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जहाज रानी मंत्रालय की सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा जो ये पूरी परियोजना है, सागरमाला परियोजना, इसका प्राथमिक उद्देश्य है बंदरगाह आधारित विकास, यानी कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जिसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य है भारत के जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट है, उनका आधुनिकीकरण करना, साथ ही में जो तटीय का जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करना, साथ ही में बंदरगाह के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी को यहाँ पे स्थापित करना, ताकि जो लॉजिस्टिक्स की लागत है वो कम हो सके, एंड साथ ही में जो व्यापार है, जो आर्थिक विकास है, उसमें बढ़ावा यहाँ पे मिल सके, ठीक है? तो सागरमाला परियोजना किस चीज़ को लेके है? बंदरगाह आधारित विकास, जिसमें कि यहाँ पे बात करते हैं बंदरगाह के आधुनिकीकरण की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट का मेन फोकस था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है।
तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करें, इसका मुख्य बिंदु मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पे स्प्रेड करना था, जिसका उद्देश्य सर सैयद अहमद खान के द्वारा पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी भाषा और तर्क संगत सोच को शामिल करके मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करना था। ठीक है? और इसमें आगे चलकर उन्होंने एक कॉलेज की भी स्थापना करी थी, जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है? तो याद रहेगा, अलीगढ़ आंदोलन मेन बिंदु क्या था इसका? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा देना। फिर है समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थल जिसका नाम है स्वराज द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? तो स्वराज द्वीप, जिसको हम पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ये आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्य रूप से पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो पहाड़ी भूभाग के कारण जो यहाँ पे जनसंख्या है वो काफ़ी विरल है, काफ़ी स्पार्स पॉपुलेशन डेंसिटी है। कौन से स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लोकेशन है वो काफ़ी ऊबड़-खाबड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी और एज़ पर द सेंसस भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कम पॉपुलेशन यहाँ पर है और काफ़ी दूर-दूर जो है पॉपुलेशन वो फैली हुई है, ठीक है? और बात किसकी कर रहे हैं हम? अरुणाचल प्रदेश की, जो कि उत्तर-पूर्वी भाग में एक पहाड़ी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि समुद्रगुप्त के पीरियड को अगर आपको समझना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? तो ये हो जाएगा प्रयागराज प्रशस्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत है। और इसकी जो रचना है वो किसने करी थी? पहली बात आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का ये शिलालेख है, जिसकी यहाँ पे रचना ये उन्हीं के ही दरबारी एक कवि थे और मंत्री थे, जिनका नाम था हरि सिंह। उनके द्वारा यहाँ पर ये करी गई थी, ठीक है? और इसमें इस पूरे प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त के जितने भी सैन्य विजय हैं, जो भी उनकी प्रशासनिक नीतियाँ हैं, साम्राज्य का विस्तार, इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको इस पूरे शिलालेख में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा समूह भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया? तो इसमें जो यहाँ पे पोस्ट है संसदीय सचिव की, तो ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो संसदीय सचिव है वो संविधान में परिभाषित औपचारिक मंत्री पद नहीं है और इनका कार्य मंत्रियों को सहायता करना होता है, जबकि कैबिनेट मंत्री हुए, उप मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, ये सभी मंत्रिपरिषद के संवैधानिक सदस्य होते हैं। तो ये सभी मेंबर होते हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं होता वो कौन है? वो है संसदीय सचिव, यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, राइट? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, इसकी स्थापना ये करी थी नागभट्ट प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी गई थी लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसका नाम? नागभट्ट प्रथम का नाम। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पे जिम्मेदार होता है? तो 3 तरीके के सेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। जिसमें बात करें अगर हम किस चीज़ की, कि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक उत्पाद हैं, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र की, जहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर्ड गुड यहाँ पे बनाते हैं। तो बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संसद में अनुमान समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी, इसका चुनाव ये कौन करता है? तो एस्टीमेट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव ये करते हैं
लोकसभा के सदस्य यानी कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी समझना है कि जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही 30 मेंबर होते हैं। इसमें राज्यसभा अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं। अनुमान समिति या फिर एस्टिमेट कमेटी में कितने 30 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसका केंद्रीय मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित किया गया था? तो अगर हम बात करें सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ट्रांसफर हुआ था मुंबई में कब? साल 1937 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई की बात करें मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने के लिए मिल जाएगा। और एट प्रेजेंट में जो इसके यहाँ पे गवर्नर है वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। और 1937 में जो इसका कार्यालय है, जो यहाँ पे इसका सेंट्रल ऑफिस है, वो स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से कहाँ पर? मुंबई में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किसे 580 से 605 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले पुष्यभूति राजवंश का पहला उल्लेखनीय राजा माना जाता है? तो पुष्यभूति राजवंश का पहला उल्लेखनीय राजा ये मानते हैं प्रभाकर वर्धन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रभाकर वर्धन जिनको 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति राजवंश के पहले उल्लेखनीय राजा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी यहाँ पे धारण करी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर आते हैं? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसमें आता है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी कानून, यानी कि लॉ फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो संविधान का जो भाग 4 है वो स्वयं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत में बनाए गए कानूनों के प्रावधान से संबंधित है। इसमें क्या होता है? तो इसमें कहा गया है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, जो कि आर्टिकल 2 में है, साथ ही में नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र या फिर सीमा के नामों में परिवर्तन या फिर सीमा में परिवर्तन, तो जो कि आर्टिकल 3 में है, तो इन दोनों के तहत में किए गए कानून संविधान की पहली और चौथी अनुसूची के प्रावधान मतलब चौथी और पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए प्रावधान करेंगे। और इन संशोधनों के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत में संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि एक सामान्य एक विधायी प्रक्रिया होगी जिसके तहत में केस का हिस्सा माना जाएगा। और यही सब चीज़ मेंशन है आर्टिकल नंबर 4 में। तो मतलब 4 में रेफरेंस मिलता है 2 एंड 3 का, आर्टिकल 2 एंड 3 का। और उसी का ये कंक्लूजन निकाल के रखा हुआ है आर्टिकल नंबर 4 में, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी कानून को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, गीली खेती जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट फार्मिंग, ये आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो अगर हम बात करते हैं वेट फार्मिंग, तो ये बेसिकली जो जलोढ़ मिट्टी है, जो एल्युवियल सॉइल है, वहां पर ये की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो काफ़ी उच्च होती है। और जो इसकी उर्वरता है वो भी काफ़ी हाई होती है। और इसमें जैसे चावल वगैरह की खेती काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो ध्यान रखना है, गीली खेती आमतौर पर कौन-सी मिट्टी? यानी कि एल्युवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, 1921 का मोपला विद्रोह जिसे हम मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921, जिसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था कहाँ पर? केरला में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस-किस के खिलाफ था ये? तो ये बेसिकली ब्रिटिश जो उपनिवेशिक शासक और शोषणकारी जो भूमि व्यवस्था थी, तो उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन था। कहाँ पर? बेसिकली केरला में, ठीक है? तो ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है और इसका नाम और इसका ईयर, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा
कि भारत की हरित क्रांति की शुरुआत प्रायोगिक कार्यक्रमों में हुई थी और इस प्रकार की पहली पहल को क्या नाम यहाँ पर दिया गया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन विथ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स, व्हाट वाज द फर्स्ट सच इनिशिएटिव कॉल्ड? तो इसे यहाँ पे कहा गया था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है और इसकी शुरुआत ये होती है 1960s में और इसका उद्देश्य कुछ चुनिंदा जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना था। तो नाम क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगम श्रीनिवास राव, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं श्री श्री, जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये किस भाषा में कविता लिखते थे? तो अगर हम बात करें श्रीरंगम श्रीनिवास राव की, तो ये लिखते थे तेलुगु भाषा में अपनी कविता को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तेलुगु भाषा में कविता लिखते थे और 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं पाया जाता है? तो विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट फाउंड इन एवरी ग्राम पंचायत इन इंडिया? तो ग्राम पंचायत में जो पद यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इलेक्टेड ट्रेजर ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायत के निर्वाचित कोषाध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, प्रयोगशाला के थर्मामीटर में तापमान की सामान्य सीमा ये कितनी होती है? तो जो थर्मामीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रयोगशाला में, तो उसमें जो सामान्य सीमा होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि बाघ गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र है, यानी कि इसमें बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वो भारत की निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं किस चीज की, बाघ गुफा की, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें ही आपको भगवान बुद्ध की जो भित्ति चित्र है, जो यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज टू स्टोर असेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर्स? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें कि जब कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो डेटा इसमें बरकरार रहता है। तो ये ध्यान रखना है किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रीड ओनली मेमोरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई भी पीडीएफ हमारी परचेज करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बुक को घर पर मंगवाना चाहते हो तो आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो आप, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, और इंग्लिश मीडियम में कोई भी वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोने से और द्रव को विस्थापित करने पर कौन सा बल यहाँ पे उत्पन्न होता है? यानी कि जब किसी भी बॉडी को आप इमर्ज करते हो कहाँ पर पानी में, ठीक है, जब द्रव में डुबाते हो उसको, तो द्रव को विस्थापित करने पर जो बल यहाँ पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं बेसिकली हम लोग कौन सा बल? दैट इज उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुoyant फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन था? तो यहाँ पे कौन सा राजा था जिसको यहाँ पे डिफीट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो आपको यहाँ पे नाम रखना याद रखना है किसका? यहाँ पे आपको नाम याद रखना है रुद्रसिम्हा तृतीय का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी विजय के बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण करी थी, जिससे पश्चिमी क्षत्रों का शासन समाप्त हो गया था और गुजरात
और काठियावाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर गुप्त साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? रुद्रसिम्हा तृतीय की, जिसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था रुद्रसिम्हा तृतीय को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि डैश भारत के भूभाग को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि डैश डिवाइड्स द इंडियन लैंड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे 2 भाग में काटता है। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी कि कर्क रेखा की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और कर्क रेखा की बात करें, भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किस-किस का नाम। यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को संसाधित करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेस डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम? तो यहाँ पे जो सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वही कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में कार्य करती है। और जो भी यहाँ पे डेटा है उसको संसाधित करने का कार्य भी कौन करता है? वो भी यहाँ पे करता है सीपीयू। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है किसके बारे में? ऑप्शन नंबर ए के बारे में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे कट करते हो तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना है कंट्रोल प्लस एक्स का। तो जब कंट्रोल प्लस एक्स का आप इस्तेमाल करोगे, दैट मीन्स आप जो कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर सॉरी, जो कंटेंट को आपको उठाना है, कट करना है, तो वहां से वो कंटेंट हट जाएगा। तो फिर उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कंट्रोल प्लस एक्स का। कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हो आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने के लिए, वी का इस्तेमाल करते हो आप इसको पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल होता है बेसिकली यहाँ पे कट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेटल्ड इन अ लोक अदालत, तो यहाँ पे ऑप्शन है समझौता योग्य अपराध, यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस, जनहित याचिका, फिर बात करें संवैधानिक मामले, या फिर हत्या के मामले। तो अगर हम बात करें लोक अदालत में जिन मामलों को हम लोग निपटाते हैं, उसमें नाम आता है समझौता योग्य अपराध का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली लोक अदालत की अगर हम बात करते हैं तो ये वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी मंच है। ये ऐसे मामलों को निपटाते हैं जहाँ पर दोनों पक्ष जो हैं वो सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमत होते हैं, यानी कि जहाँ पे दोनों पक्ष जो हैं वो समझौता कर लेते हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे लोक अदालत जो है वो ही इन केसेस को यहाँ पे निपटाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज का, लाइक अगर दक्कन के पठार की बात करें, तेलंगाना प्लेट्यू की बात करें, कर्नाटका प्लेट्यू की बात करें, तो ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में नहीं है, बल्कि आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि साउथ की तरफ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में, यानी कि मालवा पठार के बारे में, तो ये आपको नर्मदा नदी के उत्तर में ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली मालवा पठार ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और प्रायद्वीपीय पठार के उस भाग का हिस्सा है जहाँ पे जिसे मध्य उच्च भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो दक्कन का पठार हुआ, या फिर जो तेलंगाना पठार हो गया, या फिर जो यहाँ पे कर्नाटक पठार, ये भी दक्कन पठार के क्षेत्र के अंदर आते हैं, मतलब ये नीचे तरफ आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि नीलगिरी पर्वतमाला में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? तो अगर हम बात करें विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन दी नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स में जो यहाँ पे हिल स्टेशन स्थित है उसका नाम है ऊटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। काफी सुंदर एक हिल स्टेशन है बाय द नेम ऑफ ऊटी, जो आपको नीलगिरी पर्वतमाला में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम उदंग मंडलम के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो अपनी चाय के बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी
जाना जाता है, ठीक है? तो कहाँ पर? तमिलनाडु का जो नीलगिरी क्षेत्र है वहाँ पर, उसी के पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है, वहीं पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाएगी? यानी कि रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ विच अकाउंट्स ऑफ द स्टेट शैल बी सबमिटेड टू होम अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो किसी भी राज्य के खाते की से संबंधित जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, वो राज्य के राज्यपाल के पास में, यानी कि जो कंसर्न स्टेट का जो यहाँ पे गवर्नर है, उसके पास में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किसने मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ यानी कि आई एम अ सोल्जर्स वाइफ इस पुस्तक को लिखा है? तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ इस पुस्तक को लिखा है किसने? गीतिका लेडर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? गीतिका लेडर। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था, जो पहला सरमन था, वो यहाँ पर दिया था धार्मिक स्तूप पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो धार्मिक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपना पहला उपदेश, जिसको कि धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पर दिया गया था। और ये महत्वपूर्ण एक बौद्ध स्थल है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहीं पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि महाबोधि स्तूप की बात करें, तो ये बिहार में है। इसके अलावा सांची स्तूप की बात करें, मध्य प्रदेश में है। अमरावती की बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि धार्मिक स्तूप आपको उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था, जिसको कि हम यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि भौगोलिक बाधाओं और सीमित पहुंच के कारण भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है? तो सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र की बात करें तो उसमें आपको लद्दाख वाला रीजन ध्यान रखना है। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अगर हम बात करें, तो जो उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र वाला रीजन है वो काफी कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो उसकी भौगोलिक बैरियर जो उसके हैं, फिजिकल बैरियर्स जो हैं, साथ ही में जो सीमित पहुंच है, इन सभी कारण की वजह से यहाँ पर जो आबादी है वो आपको यहाँ पे कम देखने के लिए मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में प्रांतों में न्यायिक मामलों का संचालन कौन करता था? तो अगर हम बात करें कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्ता एम्पायर था, उस समय पे जो जुडिशियल्स मैटर थे, उसको यहाँ पे कौन हैंडल करते थे इन दी प्रोविंस? तो यहाँ पे वो करते थे जिनका इनको कहा जाता था क्या? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है उपरिक को, यानी कि उपारिका जिसको यहाँ पे कहा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान में जो प्रांत हुआ करते थे, तो उसमें न्यायिक मामलों का संचालन मुख्य रूप से जो उपारिका थे वो करते थे, और जो प्रांतीय गवर्नर्स इनको कहा जाता था, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और यहाँ पे न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए ये जिम्मेदार हुआ करते थे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप, क्या है इसका नाम? उपारिका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी कितने कार्यालय स्थित है? ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑफिसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आर इन दिल्ली, तो आपको ध्यान रखना है इसके 3 कार्यालय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एक इसका मुख्य कार्यालय जो आपको बहादुर शाह जफर मार्ग है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक आपको जो ये फिरोज शाह रोड है वहाँ पर, एंड थर्ड वन इज़ एक दक्षिण परिसर जेएनयू परिसर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यूजीसी के 3 कार्यालय आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएँगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारत की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के ठीक नीचे कौन-सा पद आता है? तो अगर हम बात करें व्हाट पोजीशंस विद इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इज इमीडिएटली बिलो द पीएम इन द हायरार्की। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो पीएम के ठीक नीचे कौन आते हैं? फिर आते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर कौन आते हैं? फिर यहाँ पे आते हैं कौन? राज्य मंत्री, और फिर आते हैं यहाँ पे उप मंत्री।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि रियासतों में एंग्लो इंडियंस नौकरशाह के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था? तो जो भी यहाँ पे एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे रियासतों में, उनके लिए जो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होता था, वो क्या होता था? तो इनको यहाँ पे कहा जाता था गैर मुल्की यानी कि नॉर मुल्की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नॉन मुल्कीज़ के नाम से जानते थे किसको? जो यहाँ पे रियासतों में अ, एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे और उन्हें राज्य के स्थानीय लोग मुल्की से अलग करता था, जो मतलब जो स्थानीय लोग थे उनको मुल्की और जो एंग्लो इंडियंस थे उनको जो गैर देशी थे उनको यहाँ पे नॉन मुल्की के नाम से जानते थे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची ये किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो अगर हम बात करें कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें रीजन आता है कौन-कौन से तो आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे एएमटीएम वाला एरिया यानी कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम एएमटीएम वाला जो रीजन है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये है किसमें आपका सिक्स्थ शेड्यूल में तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन-सा तापमान मापी गुणधर्म नहीं है यानी कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं लाइक अगर हम कलर ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है विच इज रिलेटेड विद दी तापमान मापी जो एक कंडीशंस होती है इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जो गैस का प्रेशर है जो मेटल रोड की लंबाई है ये सभी यहाँ पे एक तरीके से फैक्टर होते हैं तापमान मापी गुणधर्म के लेकिन पदार्थ का रंग नहीं होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है? तो which type of legislative bills must be introduced in the Lok Sabha only before obtaining the prior approval of the President of India? तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक का संबंध आपको आर्टिकल 110 में देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें ही भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही यहाँ पर जो लोकसभा में ही इसको यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं इस बिल को जिसका नाम है यहाँ पे धन विधेयक राइट तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की सैन्य तोपखाना शाखा को टॉप खाना कहा जाता था यानी कि टॉप खाना किसे कहते थे जो एक जनरल नाम हुआ करता था मिलिट्री और आर्टिलरी ब्रांच का। तो ये कहते थे किसके टाइम पीरियड पर तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली मुगल वंश के टाइम पीरियड पर यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा निम्न में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर स्थित पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्टापुली जिसको आज के समय पे हम पुलिकेट के नाम से जानते थे, तो वहाँ पर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना कार्यालय यहाँ पे मतलब जो कारखाना था उसको यहाँ पे स्थापित किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है और ईयर कौन सा था 1609। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ये m0l0t-2 है तो आप देखोगे इसमें ये किसका है तो ये आपको जो कोणीय त्वरण है जो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है उस उसका ये विमीय सूत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान ये कब से लागू हुए थे? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे ये लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 से यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी दिन अगर हम बात करते हैं संविधान अपनाया गया था और अनुच्छेद 5 से लेके 11 जो कि सिटीजनशिप से संबंधित है उसके कुछ प्रावधान तुरंत ही प्रभावी हो गए थे ठीक है और बाकी कुछ जो थे वो 26 जनवरी 1950 से यहाँ पर प्रभावी हुए थे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इसमें आर्टिकल सॉरी ऑप्शन नंबर बी के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द राजस्थान तो इसमें आंसर होगा तरंग मेल यानी कि ऑप्शन नंबर जो
बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो तरंग मेल बेसिकली एक राजस्थान से संबंधित नहीं है और ये गोवा का एक लोकप्रिय नृत्य है। जिसके अलावा कालबेलिया की बात करें, घूमर की बात करें, कचो घोड़ी की बात करें, तो ये तीनों हैं राजस्थान से, लेकिन तरंग मेल आपको रिलेट करना है कहाँ से? गोवा से, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने का वैध तरीका नहीं है? तो इसमें आप देखोगे कट एंड पेस्ट से आप क्या करोगे, किसी भी टेक्स्ट को कट करोगे कहीं और आप इसको पेस्ट कर दोगे। कंट्रोल प्लस ड्रैग से भी क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप ड्रैग करके आपने इसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कर सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर का काम ये नहीं होता कि आप उसको एक से दूसरी जगह पर ले जा सको, बल्कि इसका काम होता है कि जो फॉर्मेटिंग है जैसे कि बोल्ड है, इटैलिक है, फ़ॉन्ट साइज़ उसको कॉपी करके दूसरी जगह पर भी ऐसे ही लागू करना, उसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित सक्षत्रप राजा कौन था? तो इसका जो भी आंसर है वो आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम के लिए फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। किसी भी बुक को घर पर मंगवाने के लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। पीडीएफ नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो बुक्स pdf.com पर। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप, जहाँ पर आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स पे रवि को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।